हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैंने आपको ओम्स लॉ बता दिया था, रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आगे ये है कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कैसे किया जाता है, ठीक है। हाउ कैन वी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ है क्या कि वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करेंट, ठीक है। कंडक्टर में जो वोल्टेज लगाते हैं उस पर जो करंट प्रोड्यूस होता है उससे क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा, सर्किट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब सर्किट में क्या होता है, देखो एक रेजिस्टेंस लेते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब देखो कोई वायर का टुकड़ा होता है, ठीक है, या पहले से नॉन रेजिस्टेंस होता है कि ये 2 ओम 3 ओम 4 ओम जो भी है ये होता है। ये लेबोरेटरी की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और अमीटर होता है, अमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है। ये मैंने अमीटर यहाँ पे जोड़ दिया, ये प्लस हुआ और ये क्या हो गया, माइनस, ठीक है। ये वोल्ट मीटर है, प्लस और माइनस, ठीक है। वोल्ट मीटर को हमेशा क्या होता है, रेजिस्टेंस के पैरेलल जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने एक रियोस्टेट जोड़ा है, ठीक है। दिस इज रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है, करंट कंट्रोलर, ठीक है, करंट को बदलने वाला, ठीक है। ये आपका बैटरी हो गया, प्लस माइनस, और ये क्या हो गया, स्विच हो गया, ठीक है। तो यही टोटल सर्किट है, ठीक है। तो सर्किट में क्या है, बैटरी है, अमीटर है। अमीटर किसके लिए है, करंट को मेजर करने के लिए। वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर किसको है, किसके लिए है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए। बात समझ रहे हैं। और ये क्या है, रियोस्टेट, ठीक है। अब हम करते क्या है इसमें, प्रोसेस सुनिएगा, ठीक है। हम स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, ठीक है। स्विच को ऑन करने के बाद, बात समझ में आ रहा है, एक वोल्टेज। अब जो है क्या करते हैं कि ये जो रजिस्ट्रेट होता है इसमें ये कांटेक्ट होता है, ये इसके ऊपर आगे पीछे क्या होता है, सरक सकता है। तो आगे पीछे सरकने से क्या होता है कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस बदलता है। और जब रेजिस्टेंस बदलता है तो क्या होती है, करंट चेंज होती है, ठीक है। तब इसको आगे पीछे बदलेंगे हम, ठीक है। एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ले आएंगे, ठीक। पर्टिकुलर वोल्टेज पे आया तो उसके बाद वोल्ट मीटर का हम रीडिंग नोट कर लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, अमीटर का रीडिंग नोट कर लेंगे। तो वोल्ट मीटर का जो रीडिंग नोट करेंगे वो क्या होगा, वोल्टेज होगा, ठीक। अमीटर का जो रीडिंग करेंगे वो क्या होगा, करंट होगा, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, ठीक है। ये मैंने टेबल बनाया है, ठीक है, वोल्टेज और करंट के लिए। वोल्टेज हो गया और ये क्या हो गया, करंट हो गया। तो वोल्टेज मान लीजिए वोल्ट में नापा गया और करंट किसमें है, मिली एम्पियर में। जनरली बैटरी से अगर हम कोई करंट लेते हैं तो मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर के ही ग्रेड का होता है, ठीक है। छोटी सी बैटरी है, 2 सेल की या 3 सेल की, तो उसमें मिली एम्पियर के ग्रेड में ही आता है, ठीक है। अब देखिए, जब स्विच ऑफ था, स्विच क्या था, ऑफ था, ठीक है ना। जब स्विच ऑफ रहेगा तो वोल्टेज क्या होगा, जीरो होगा। तो वोल्टेज जीरो होगा तो करंट भी जीरो होगा, क्योंकि जब कोई वोल्टेज नहीं लगेगा तो करंट भी क्या होगा, नहीं फ्लो करेगा। अब उसके बाद मान लीजिए हमने वोल्टेज 2 वोल्ट किया, वोल्टेज इसको आगे पीछे किया, तो वोल्टेज क्या हुआ, 2 वोल्ट। मतलब वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आई, 2 वोल्ट की आई, ठीक है। और अमीटर की रीडिंग क्या है, 1 मिली एम्पियर है। कितनी है, 1 मिली एम्पियर। बात समझ गए, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, हम तुरंत स्विच को ऑफ कर देते हैं, ठीक है। पहला रीडिंग हमने नोट किया, 2 वोल्ट, हमने 2 वोल्ट पे कितना है, 1 मिली एम्पियर का है। उसके बाद स्विच ऑफ कर देते हैं, ठीक है। अब स्विच ऑफ क्यों करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओम्स लॉ में बार बार स्विच को ऑफ क्यों कर दिया जाता है। तो इसलिए कर दिया जाता है, देखिए मैंने ओम्स लॉ में आपको क्या बताया था कि इफ द फिजिकल कंडीशंस ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर आर नॉट चेंज। जो कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं, जो ये रेजिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं, इसका फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होना चाहिए। तो फिजिकल कंडीशन में मैंने आपको 2 चीज बताया था। पहला चीज क्या बताया था, लेंथ। तो लेंथ यहाँ पे वैरी करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमने इसको जोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ से कोई मतलब नहीं है। दूसरा चीज टेम्परेचर हुआ। देखिए, जब करंट ज्यादा देर तक फ्लो करेगा सर्किट के अंदर तो तार क्या होता है, गर्म हो जाता है। देखते हैं ना कि कोई घर में आपकी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, अगर वो ज्यादा देर तक काम करता है तो क्या हो जाता है, तार गर्म हो जाता है, ठीक है। तो अगर तार गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, तार की फिजिकल कंडीशन चेंज हो जाएगी ना। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि स्विच को ऑफ कर दिया जाता है। स्विच को ऑफ कर देंगे तो जो भी करंट बाहर आएगा, जिसके वजह से तार क्या हुआ, हल्का फुल्का गर्म हुआ रहेगा, वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। बात समझ गए। तो मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट में स्विच को बार बार ऑफ क्यों कर दिया जाता है, एक रीडिंग लेकर के स्विच को ऑफ क्यों कर देते हैं, तो इसलिए कर देते हैं क्योंकि अगर स्विच को ऑफ नहीं करेंगे तार गर्म हो जाएगा और तार का फिजिकल कंडीशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या किया, अब फिर इसको
आगे पीछे सरका करके, ठीक है। वोल्टेज 4 पे करते हैं, वोल्टमीटर की रीडिंग 4 है, ठीक है, और उससे करस्पॉन्डिंग करंट एमीटर में नोट कर लेते हैं। फिर स्विच को ऑफ कर देते हैं और ऐसे ही आगे हम रीडिंग क्या करते हैं, लेते जाते हैं, ठीक है। वोल्टेज हुआ, करंट हुआ, तो अलग अलग वोल्टेज पे, ठीक है, वोल्टमीटर के अलग अलग रीडिंग पे हम अमीटर का अलग अलग रीडिंग लेते रहते हैं। वोल्टमीटर वोल्टेज बताएगा, अमीटर क्या बताएगा, करंट बताएगा, ठीक है। अब हमको इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि जब दो फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जब दो फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती हैं, मतलब कि एक को बढ़ाने पर दूसरा बढ़े, ठीक है, या घटाने पर घटे, बढ़ाने पे बढ़े, घटाने का घटती है जब दो फिजिकल क्वांटिटी एक साथ, ठीक है, तो प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो उनके बीच अगर हम ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ प्लॉट अगर करते हैं, तो वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन हमको मिलता है, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आया, ठीक है। तो हम V और I के बीच में क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं, और अगर V और I के बीच में ग्राफ खींचने पर हमको स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज करंट के क्या है, प्रोपोर्शनल है। अब वोल्टेज जब करंट के प्रोपोर्शनल होगा तो क्या होगा, ओम्स लॉ वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम ग्राफ खींचते हैं, तो देखो, तो ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे, दो परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, ठीक है, बात समझ गए। यहाँ पे हम लिखेंगे वोल्टेज, क्या लिखेंगे, वोल्टेज, ये V है, और V को किस में हमने नापा है, वोल्ट में नापा है, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, करंट होगा, ये आपका करंट हो गया, करंट को हमने किस में नापा है, मिली एम्पियर में नापा है। अब इसमें क्या करेंगे, सुटेबल मेजरमेंट ले लेंगे, ये 0 हुआ, और ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, ये 12 हो गया, ये 14 हो गया, ये फिर 16 हो गया। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, जैसे ग्राफ पे बनाएंगे तो मान लीजिएगा 1 बिग डिवीजन इक्वल टू 2 वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज एक्सिस। तो इसको जो वोल्टेज खींचा गया है इस एक्सिस पे, हालांकि ये एक्स एक्सिस है तो इसको वोल्टेज एक्सिस कह देंगे, ठीक है, और इस पर करंट हम ड्रा कर रहे हैं तो करंट एक्सिस है। और करंट एक्सिस पे आप मान लीजिए कि 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू क्या, 1 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये 1 हो गया, और ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और ये क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखिए 0 पे 0 है, ठीक है, तो 0 अगर वोल्टेज है तो करंट 0 है, और वोल्टेज अगर 2 वोल्ट है तो करंट कितना है, 1 एम्पियर है, तो वोल्टेज 2 हुआ ना, तो करंट कितना है, 1, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, तो ये हो गया 2 1, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। तो 2 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज 2 वोल्ट है तो करंट कितना है, 1 मिली एम्पियर है। 4 पे 2 है, तो ये 4 हो गया, और ये क्या हो गया, 2 हो गया। ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका 4 और 2, ठीक है। तीसरा पॉइंट, ये हो गया आपका 6 और 3, ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या हुआ, 8 पे 4 है ना, तो ये 4 हो गया, और ये आपका 8 हो गया, ठीक है। ये 8 और 4 हो गया, मतलब वोल्टेज 8 है तो करंट कितना है, 4 है, ठीक। 10 पे कितना है, 5 है, तो 10 पे आपका कितना हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है, ये 10 हो गया, और ये 5 हो गया। 12 पे कितना है, 6 है, 12 पे 6, ठीक है, ये 12 पे हो गया 6, ठीक है। 14 पे कितना है, 7 है, 14 पे कितना हो गया आपका, 7 हो गया, ठीक है। 16 पे 8 हो गया। अब जरा इसको मिलाइए, अब ग्राफ को मिलाइए, क्या दिख रहा है, ये क्या है, ये बिल्कुल सीधा एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मिलने का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन मिलने का मतलब ये हुआ कि वोल्टेज, ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल है, करंट के प्रोपोर्शनल है, एंड दिस इज द ओम्स लॉ। यही ना ओम्स लॉ है, बोलिए, ओम का नियम यही है ना कि वोल्टेज क्या होता है, करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो हम V और I के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा तो आपका ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है तो इसका मतलब ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं हुआ। बात समझ में आ गया, ठीक है।
तो ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में इस तरह से सर्किट जोड़ेंगे। अब इसमें रिक्वायरमेंट कितनी चीजों की होगी, बैटरी की रियोस्टेट की, अमीटर, रेजिस्टेंस और वोल्टमीटर। ठीक है, अमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं, वोल्टमीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं, फिर ये बैटरी हो गया, ये स्विच हो गया, और ये क्या हो गया, रियोस्टेट हो गया, करंट कंट्रोलर। ठीक है, और इसमें ध्यान प्रिकॉशन क्या लेते हैं, प्रिकॉशन ये होता है कि एक रीडिंग लेने के बाद हम स्विच को ऑफ कर देंगे। अगर ऑफ नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, लगातार करंट फ्लो करेगा तो तार गर्म हो जाएगा, और तार गर्म हो जाएगा तो तार का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिजिकल कंडीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो फिर वो ओम्स लॉ के कंडीशन का वायोलेशन करेगा। बात समझ गया? तो अभी ये समझ में आ गया होगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए दूसरी चीज ये है कि जो ओम्स लॉ में हम ग्राफ खींचते हैं, वोल्टेज और करंट के बीच में यही ग्राफ था ना, इससे हम जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के रेजिस्टेंस को भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राफ से रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना आता है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे मान लीजिए जो हमने कंडक्टर लिया हुआ था इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, उसका हमको रेजिस्टेंस क्या करना, फाइंड आउट करना है। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, 2 पॉइंट लेंगे। ठीक है ना, जो ग्राफ होता है इसके ऊपर 2 पॉइंट लेते हैं। मान लीजिए पॉइंट ए हो गया, दूसरा पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। बात समझ गया? ठीक है, ये ए और ये बी। ठीक, और यहां से परपेंडिकुलर एक खींच दिया, यहां से एक परपेंडिकुलर खींच दिया। ठीक, और ये हो गया आपका पॉइंट सी, यहां से एक परपेंडिकुलर खींच दिया। ठीक है, तो देखिए रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वोल्टेज अपान करंट, यही होता है ना। आपको मैंने बताया I इक्वल टू क्या होता है, V अपान I। ठीक है, अब इस फिगर में देखिए कि वोल्टेज कौन है, वोल्टेज है ये। बात समझ गया, यही वोल्टेज है ना। तो 2 पॉइंट हमने लिया है, एक पॉइंट ए लिया, दूसरा क्या लिया है, सी। तो क्या हो जाएगा, एसी। एसी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे देखो एसी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज को। ठीक है, तो एसी हो गया वोल्टेज, एसी जो है इसमें वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद करंट, तो करंट कौन से एक्सिस पे, ये है ना, तो करंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, बीसी, एसी अपान बीसी। बात समझ गए? ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए जब मैं मैथमेटिक्स में आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आता है, उसको कहते हैं कॉट थीटा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एंगल क्या हो, थीटा हो, जैसे अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसमें देखिए ये बेस हो गया, एसी बेस है ना, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा। और कॉट थीटा जो होता है 1 अपॉन tan थीटा होता है। ठीक है, और tan थीटा को कहते हैं इस लाइन का स्लोप। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन। बात समझ गए? तो कहने का मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का, ठीक है, जो ग्राफ मिलता है, जो लाइन हमको मिलती है, उसके स्लोप का क्या होता है, इनवर्स होता है। बात समझ गए? तो कुल मिला जुला करके ये तो जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये मैंने क्या आपको बताया है। ठीक है, बहुत जल्दी मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री इसमें पढ़ाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो क्या करूंगा, पोस्ट करूंगा, आप उसमें देखिएगा। तो 1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए, अगर मान लीजिए इसी में कहा जाए कि हमको जो कंडक्टर हम यूज किए थे कि उसका रेजिस्टेंस कितना था, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इन दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, R इक्वल टू क्या था, AC अपान BC। ठीक है, अब हम इसे फाइंड करते हैं AC क्या होगा, AC। अब देखिए AC यही है ना, यही है ना AC, तो AC कितना है, अब A 6 वोल्ट पे है और C क्या है, 10 वोल्ट पे है, तो 6 से 10 हुआ ना, मतलब कितना हो जाएगा, ये 4 वोल्ट हो जाएगा। बोलो, ठीक है, तो AC इक्वल टू हो गया 4 वोल्ट। ठीक, और BC देखो, BC क्या है, BC यही है ना। अब B कितने पर है, 5 एम्पियर पे है, और C कितने पे है, 3 एम्पियर पे है। ठीक है, तो 3 से 5 हुआ, मतलब कितना हो जाएगा, 2 मिली एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर का मतलब कितना हुआ, 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ठीक है, तो यहां से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। AC हुआ आपका 4 और BC हुआ 2 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, तो ये हो गया 4 अपॉन 2 और 10 टू द पावर -3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर +3। तो 2 पूजा कितना हुआ, 4।
तो 2 इंटू 10⁻³ ओम, ठीक है। या इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, किलो, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 किलो ओम, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, ग्राफ भी दिया रहता है और ग्राफ से आपको पता करना रहता है कि जो वायर या जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, वीडियो पास करके इसको नोट कर लीजिए। तो आप लोग कौन सा समझ में आ गया होगा, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। अब हम आते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई कंडक्टर होता है तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस मतलब करंट के फ्लो को रोकने की क्षमता, ठीक है, या करंट को फ्लो को रोकना, वही क्या होता है रेजिस्टेंस, वो टेंडेंसी रेजिस्टेंस कहलाती है, ठीक है। बाकी उसको कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट, ठीक है। अब देखो, जो कि कोई भी कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। 1 2 3 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला क्या होता है, उसके लेंथ पे, ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। दूसरा होता है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट, ठीक है, अब देखिएगा मान लीजिए 2 कंडक्टर हैं, ठीक है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, ये दिस इज क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इसका एरिया, ठीक। तो इसमें किसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया ज्यादा है और इस पेन का एरिया क्या है, कम है, ठीक है। इसी को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। दूसरा इस पे डिपेंड करता है। तीसरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब हुआ कि वो कंडक्टर कौन से मटेरियल का बना हुआ है, किस मटेरियल से बनाया गया, वो कॉपर का है कि आयरन का है कि एल्युमिनियम का है या सिल्वर का है, ठीक है, या किसी एलॉय। एलॉय मतलब क्या होता है, एलॉय मतलब हिंदी में कहते हैं मिश्र धातु, ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, या मेटल्स। तो वो क्या हो गया, एलॉय हो गया, किसका बना हुआ इस पर डिपेंड करता है। और चौथा चीज होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो अब कैसे डिपेंड करता है इसको हम देखते हैं। तो पहला लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो देखिए किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या हुआ, अगर हम कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, और घटाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहने का मतलब ये है कि अगर कोई 1 मीटर का तार है किसी कंडक्टर का, उसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो 2 मीटर का तार लोगे तो क्या हो जाएगा, उसी रेशियो में बढ़ जाएगा, 10 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू L, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। लेंथ के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है R प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। मोर द लेंथ मोर विल बी द रेजिस्टेंस, इतना ज्यादा लेंथ होगा रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है, अब देखो रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये हुआ कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। कहने का मतलब हुआ कि अब देसी भाषा में, इसको बिल्कुल शुद्ध देसी भाषा में कहा जाए, अगर मोटा तार होगा, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और अगर पतला तार है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे मान लो कि ये मैंने 2 वायर ले लिए, मान लो 2 वायर है, ठीक है, मानना है मान सकते हैं, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 वायर मैंने ले लिया, अब किसका क्रॉस सेक्शन इसमें ज्यादा है, देखो इसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा है ना, इसका एरिया ज्यादा है, अगर ये तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ गए, ठीक है। ये मोटा तार है, ठीक है, हाँ मटेरियल सेम होना चाहिए, मतलब दोनों कॉपर के ही है, मान लो ये इतना मोटा है और ये इतना मोटा है, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, सॉरी इसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मोटा जो तार होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, और जो पतला तार होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है R प्रोपोर्शनल टू 1/A, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मान लीजिए ये भी कहा जाए, आपसे पूछा जाए कि वाई, ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि मोटा तार है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, और पतला तार है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो इसको ऐसे समझिए, देखिए मैंने रेजिस्टेंस के बारे में आपको क्या बताया था, रेजिस्टेंस के बारे में आपको बताया था कि मतलब कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो अपने अंदर बहने वाले करंट के फ्लो का क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। अब देखो तार अगर मोटा होगा, ठीक है, जैसे तार ये क्या है, मोटा है, ठीक, और इसके अंदर करंट किसकी वजह से बहेगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से बहेगा। तो अगर ये तार मोटा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए जगह ज्यादा होगी कि नहीं होगी, बात समझना, इसमें क्या होगा, जगह ज्यादा होगा कि नहीं होगा, होगा ना, इसलिए इसमें करंट क्या होगा, आसानी से फ्लो करेगा। और अगर पतला तार है
तो पतला तार है, जैसे मान लीजिए अब ये वाला वायर है, ठीक है, ये थोड़ा पतला है, तो इसमें उसी इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए जगह कम होगी, ठीक है, ये अपोज करेगा, इलेक्ट्रॉन को बहने नहीं देगा, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप मान लीजिए बाइक चला रहे हैं या गर्ल्स हैं स्कूटी चला रही हैं, ठीक है, अगर गर्ल्स भी बाइक चला रही, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हाईवे पे जाना है, ठीक है, अगर हाईवे पे जाना है तो हाईवे पे जाएंगे, रोड खाली है तो क्या होगा, रूम स्टाइल में टर्न टर्न लेके चले जाएंगे, काफी तेज जाएंगे। और मान लीजिए वही बाइक वही स्कूटी आपको एक पतली सी गली है उसमें से लेके जाना है, तो क्या आप हाईवे वाली स्पीड से जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो गली क्या करेगी, आपके स्कूटर के मोशन को रेसिस्ट करेगी। ठीक वही बात यहाँ पे भी है, बात समझ में आ गया। तो इसीलिए रेजिस्टेंस क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तीसरी चीज है नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो देखिए मटेरियल पे क्या है, जो मेटल होता है तो मेटल का रेजिस्टेंस लो होता है, मेटल्स है लो रेजिस्टेंस, ठीक है, जैसे कापर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है, लो रेजिस्टेंस, ठीक है, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, इसलिए इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। अब एलॉय में जैसे मान लीजिए नाइक्रोम है, ठीक है, नाइक्रोम एक एलॉय है। नाइक्रोम के अंदर क्या होता है, जैसे जो हीटर होता है ना, हीटर का एलिमेंट, या फिर जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है कपड़ा प्रेस करने वाला, उसके अंदर का जो एलिमेंट होता है वो नाइक्रोम का बनाया जाता है। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, बात समझ गया। ये हीटिंग एलिमेंट की तरह यूज होते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होता है ना तो ये हीट ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, रेजिस्टेंस कम होता है तो हीट कम प्रोड्यूस करते हैं। आगे मैं इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको जूल सलाम में, ठीक है। अब देखो अगर बात करें, अगर सेम लेंथ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कापर और नाइक्रोम का वायर ले लिया जाए, ठीक है, तो नाइक्रोम का जो रेजिस्टेंस होता है कापर से करीब करीब 60 गुना ज्यादा होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम, ठीक है, इज अबाउट 60 टाइम्स मोर देन द कॉपर, ठीक है। मतलब जो नाइक्रोम का रेजिस्टेंस होता है वो कॉपर के रेजिस्टेंस से क्या होता है, 60 गुना ज्यादा होता है। हाँ एक चीज ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या हो, लेंथ सेम हो दोनों की, यल सेम हो, ठीक है, और क्या हो, ए सेम हो तब। अब ऐसे ये नहीं है कि कॉपर का आप एक छोटा सा तार ले लिया, नाइक्रोम का बहुत बड़ा तार ले लिया, ठीक है, या कॉपर का बहुत बड़ा तार लिया, नाइक्रोम का तार का छोटा सा टुकड़ा ले लिया। मतलब कि सेम लेंथ और सेम एरिया क्रॉस सेक्शन के अगर वायर का कंपैरिजन करेंगे कॉपर और उसमें किसमें, नाइक्रोम में, तो क्या होगा, जो नाइक्रोम का क्या होगा रेजिस्टेंस होगा वो कॉपर का क्या होगा 60 टाइम ज्यादा होगा। चौथी चीज है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। देखिए तो सिंपल सी एक बात होती है कि जो मेटल होते हैं ना, तो मेटल का जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, बढ़ता है, और टेम्परेचर घटाने पे क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ता है अगर तार का तो क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और टेम्परेचर अगर घटा देते हैं तो क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। इसके लिए फार्मूला होता है, या आपको इंटरमीडिएट में पढ़ना है, RT = R0 1 + अल्फा × T, ठीक है। तो यहाँ पे T जो होता है ये इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब कंडक्टर का टेम्परेचर कितना बढ़ाया गया, और R0 होता है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और RT होता है रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड, और अल्फा को कहा जाता है थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको जो है रेजिस्टेंस का थर्मल कोएफिशिएंट कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे देखो अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है, R0 है, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर आपने 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।